हेलो, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डिप में स्वागत है। आज हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिनसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिनसे पूछे जाने की संभावना है, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और विस्तार पूर्वक इसे समझेंगे कि आखिर नीति निर्देशक तत्व को क्यों ज़रूरत पड़ी, इसे संविधान में क्यों शामिल किया गया, अगर शामिल किया गया तो उस समय जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने क्या सोचकर इसका निर्माण किया। तो आइए इन सभी से रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल देखते हैं। अगर इससे रिलेटेड आप थ्योरी का क्लास देखना चाहते हैं तो वह प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, वहाँ पे आपको पॉलिटी का प्लेलिस्ट में इसका थ्योरी क्लास मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, करा भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ग्रहण कहाँ से किया गया? वह आयरलैंड से किया गया है। और ऑप्शन ए में ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन से क्या ग्रहण किया गया? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की बात की गई है और संसदीय व्यवस्था की बात की गई, और एकल नागरिकता जो लिया गया वह ब्रिटेन से ही लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया गया? फ्रांस से लिया गया समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ये प्रश्न पूछता है, इसलिए थोड़ा अपडेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो में कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। भाग 4 में कहाँ से कहाँ तक किया गया? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक क्या किया गया? नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया। भाग 3 में क्या किया गया? मौलिक अधिकार, जिससे हाल ही के पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा मौलिक अधिकार जिसमें लेकर 12 से लेकर अनुच्छेद कितना तक? 35 तक बात किया गया है। और भाग 2 में क्या गया? नागरिकता से रिलेटेड, जिसमें हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, जिसमें 5 से लेकर 8 तक जो भारतीयों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया वो हम लोगों ने देखा। और अनुच्छेद 9 में देखा था कि किस प्रकार से अगर कोई भारतीय विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता तो उसका भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगा। और 10-11 में क्या हम लोगों ने देखा था कि जो संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है वो हम लोगों ने देखा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? तो वह जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक भाग 4 में क्या किया गया? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में देखिए, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो वह कौन सा है प्रतिबिंबित करता है? तो मूल अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका सही जवाब हो जाएगा जो संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों का प्रतिबिंब है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व। प्रतिबिंबित मतलब क्या हो गया? कि जिसकी परछाई पड़ती हो। जब संविधान के जो निर्माता थे जब वह बना रहे थे तब क्या हुआ था? वह यह सोचकर नहीं बना रहे थे कि यह इसे लागू नहीं किया जाए। जब उन्होंने इसका निर्माण किया था तो जिस समय भारत की स्वतंत्रता मिली थी उस समय स्वतंत्रता क्या थी? नवजात स्थिति में होने के कारण राज्यों के पास इन विस्तृत नीतिगत तत्वों को लागू करने योग्य प्रशासनिक और आर्थिक संसाधनों का अभाव था। इसके लिए उन्होंने वह राज्य पे छोड़ दिया कि राज्य अपने समर्थता के अनुसार इसका प्रयोग कर सकेगा। तो इसलिए कह सकते हैं मस्तिष्क और उद्देश्यों का प्रतिबिंबित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? देखिए, जब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का जो मुख्य उद्देश्य था उसमें सामाजिक, आर्थिक, प्रजातंत्र की बात की गई थी तथा यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक की ओर ले जाए उस ओर बात किया गया था, जिसमें संविधान निर्माता उसका भविष्य को देखना चाहते थे। तो इसमें आर्थिक भी हो जाएगा, सामाजिक भी हो जाएगा और प्रशासनिक सिद्धांत, यह तीनों हो जाएगा अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो कह रहा है कि जिस समय नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में संविधान में उल्लेख है कि ये शासन के मूलभूत आधार हैं। कौन? नीति निर्देशक तत्व। इन सभी निर्देशों का पालन करके राज्य की जनता को क्या कर सके? आर्थिक तथा सामाजिक न्याय दिलाया जा सके। इन निर्देशक तत्वों का अनुपालन के पश्चात ही भारत क्या हो सकेगा? लोकतांत्रिक होगा, बल्कि नागरिकों के लिए भी कल्याणकारी होगा। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसी के पीछे इसका मुख्य उद्देश्य हुआ कि जनता को आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाया जा सके और इन निर्देशक तत्वों का अनुपालन के पश्चात ही भारत क्या होगा? केवल अधिक लोकतांत्रिक होगा,
मतलब केवल अधिक लोकतांत्रिक ना होगा बल्कि कल्याणकारी भी होगा। तो ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में देखिए, करा संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो जो इसका उद्देश्य था वह कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो ऑप्शंस में तो वो दिख नहीं रहा है। ऑप्शन में क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की कमाना, गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप स्थापना करना। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? मुख्य रूप से जो नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का जो उद्देश्य था वह था सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, जिसका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र या प्रजातंत्र की स्थापना करना, जिसका उद्देश्य था कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक करना, जैसा कि संविधान के निर्माता भारत को भविष्य में देखना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर सी पर्याप्त हो जाएगा। ना ही केवल सामाजिक होगा, ना ही केवल राजनीतिक होगा, और ना ही केवल गांधीवादी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक के सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा? वह केटी शाह के द्वारा कहा गया था। तो यह इनका कथन को ध्यान में रखेंगे जिन्होंने बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में देखेंगे, किन संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावी बनाया? तो कौन अधिक प्रभावी बनाया? 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, उसके बाद है 44वां, 45वां। तो यह हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन क्या के अधिक प्रभावशाली बनाए। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा 42वां संविधान संशोधन के तहत ही 1939 के क्रम में जिसमें निःशुल्क विधि सहायक की व्यवस्था की गई, जिसमें क्या हो गया, सभी को क्या कर सके, राज्य किसी अन्य नीति से विधि सहायता यानी फ्री लीगल एड की व्यवस्था कर सके। उसके बाद और क्या हम लोगों ने देखा था, जिसमें ये था लोक सहायता पाने का अधिकार, उसको भी क्या किया गया था, इसके तहत लाया गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट देखिए 10 में, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने को प्रेरणा देता है? तो कह रहा समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने को कौन देता है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा नागरिकता नहीं होगा, इसका हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। अब ऑप्शन ए में मूल अधिकार। मूल अधिकार क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह सामाजिक व्यवस्था नहीं, यह व्यक्तिगत रूप से बात करता है, व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति के स्वतंत्रता की बात करता है, तो यह मूल अधिकार नहीं होगा। मूल कर्तव्य, यह मूल कर्तव्य है, यह भी मूल कर्तव्य क्या है, वह व्यक्तियों के, नागरिकों के जो उसके कर्तव्य उसकी बात करता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व क्या करता है, समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने का प्रेरणा देता है, जिसमें यह कौन सा संविधान संशोधन के भाग में देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं, जिसमें 39 में देख सकते हैं, जिसमें संसाधनों का उचित वेतन तथा समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। 39 के क में भी देखिए समान अवसर के आधार पर सभी को न्याय, यानी कहने का मतलब यह इसका जो स्थापना है वह समाजवादी व्यवस्था से किया गया है, यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, जिसका उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जैसा कि संविधान के निर्माताओं ने उसे बनाते वक्त देखा था। तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 में कह रहा संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? वह नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। क्योंकि जो राज्य के कल्याणकारी जो राज्य है उसको किस प्रकार से मतलब सोचा गया था, जब संविधान में बनाया गया था तो उसमें उल्लेख किया गया है कि शासन के मूलभूत आधार यह नीति निर्देशक तत्व, इन सभी निर्देशों का पालन करके ही जनता को आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाया जा सकता है। इन निर्देशक तत्वों के अनुपालन के पश्चात भारत न केवल लोकतांत्रिक होगा बल्कि नागरिकों के कल्याणकारी भी होगा। यही कल्याणकारी राज्य का आदेश नीति निर्देशक तत्व देता है कि इस प्रकार से उसका आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाया जाएगा, आर्थिक और सामाजिक प्रजातंत्र का स्थापना किया जाएगा, जो क्या करेगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत है क्या है, वाद्य योग है, वाद्य योग नहीं है, मौलिक अधिकार है। देखिए सबसे बड़ी बात है आपको इसके कुछ हिंदी के टॉपिक को समझना होगा। वाद्य योग का इंग्लिश होता है एक्शन लेवल, यानी जिस पर एक्शन लिया जा सकता है। तो आपको मालूम होगा कि नीति निर्देशक तत्व में
को क्या कह सकता है, संविधान में इसके विरुद्ध याचिका दायर नहीं किया जा सकता, आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। यह राज्यों के सामर्थ्यता के अनुसार राज्यों पे छोड़ दिया गया कि जैसे जैसे उसके सामर्थ्य होगा वह इन सभी नीति निर्देशक तत्वों को पालन करेगा। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा कि उस समय क्यों नहीं बोला गया जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो आपको पता होना चाहिए ना कि जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय देश की स्वतंत्रता एक नवजात स्थिति में थी, यानी राज्यों के पास इस विस्तृत नीतिगत तत्वों को लागू करने के लिए प्रशासनिक और आर्थिक संसाधनों का अभाव था। उधर जहाँ पर एक समान नागरिक संहिता, संवेदनशील, ये सब जैसे मुद्दे से पहले ही देश सांप्रदायिक संभावना की स्थिति खराब थी वहाँ पर, तो इस वजह से यह क्या कर दिया गया, राज्यों पे छोड़ दिया गया, जो क्या है वाद्य योग्य नहीं है, यानी इसके विरुद्ध आप न्यायालय में नहीं जा सकते। तो वाद्य योग का इंग्लिश होता है एक्शनेबल, ACTIONABLE, एक्शनेबल, तो एक्शनेबल नहीं होगा, यही रहता मौलिक अधिकार, तो वाद्य योग हो जाता। नेक्स्ट देखिए 13 में, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। अब कह रहा है नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन स्वतंत्र न्यायपालिका पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, संसद सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। अभी हमने इसकी चर्चा किया ना कि नीति निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन यानी क्रियान्वयन करने किस पर निर्भर करता, वह सरकार के ऊपर निर्भर करता है, राज्य सरकार पर, क्योंकि जब संविधान निर्माण के दौरान देश की स्वतंत्रता नवजात स्थिति में थी, ऐसे में राज्यों के पास इन नीतिगत तत्वों को लागू करने योग्य प्रशासनिक और आर्थिक संसाधनों का अभाव था। और दूसरी तरफ क्या था कि समान नागरिक संहिता, पशुओं के संरक्षण, ऐसे संवेदनशील मुद्दे थे जिन पर क्या हो कठोर लेना उचित नहीं था, कि डायरेक्ट उस समय कठोर लेना, क्योंकि आपको मालूम होगा ना कि सांप्रदायिक सद्भावना की स्थिति भी बहुत उस समय खराब चल रही थी, तो इस वजह से सरकारियों के संसाधनों के उपलब्ध संसाधनों के अनुसार राज्यों पर छोड़ दिया गया, सौंप दिया गया, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में देखिए, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है। अब मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या, आपको अभी बताएं, जो मूल अधिकार है वह बाध्य योग्य होता है, यानी वह एक्शनेबल होता है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग्य यानी एक्शनेबल नहीं होता, उसे न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तो बाध्य योग्य होते हैं, तो राज्य के नीति बाध्य योग्य नहीं होते हैं, तो कौन होगा, मूल अधिकार वाद्य योग्य होते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग्य नहीं होते। वाद्य योग्य क्या मतलब, एक्शनेबल, जिसके विरुद्ध एक्शन लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में देखिए, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में कौन सा कथन सही है। तो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कौन सा सही है। अब देखिए क्वेश्चंस कर रहा है कि एक दूसरे के पूरक हैं, बी में है वह परस्पर विरोधी हैं, उत्तर दोनों में से कोई अंतर नहीं है, दोनों वाद्य योग्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, तो दोनों वाद्य योग्य नहीं है। अभी हम लोग चर्चा किए कि सिर्फ मौलिक अधिकार क्या है, वह न्यायालय में उसके विरुद्ध हम जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व के विरुद्ध हम नहीं जा सकते, यानी एक्शनेबल मौलिक अधिकार है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, वह राज्यों के सामर्थ्य के अनुसार राज्य पे सौंपा हुआ है कि राज्य क्या करेगा, जैसे जैसे वो उसका पालन करेगा वह राज्य सरकार की प्रगतिशीलता को वह दर्शाएगा। उसके बाद है वह परस्पर विरोधी, ऐसा भी तो नहीं है ना कि परस्पर विरोधी है। क्यों परस्पर विरोधी नहीं है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व क्या करता है, यह भी न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में सहायक होता है, यानी नीति निर्देशक तत्व भी राज्य के नागरिकों के हित में कुछ करने की प्रेरणा देता और क्या करता, मूल अधिकार भी राज्य के नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, यानी दोनों जो होता है दोनों हित का ही बात कर रहा है, तो वह परस्पर विरोधी भी नहीं है। उसके बाद है एक दूसरे के पूरक, हाँ एक दूसरे के पूरक वो हैं। क्यों पूरक हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने बताया कि नीति निर्देशक तत्व राज्य के नागरिकों के हितों में कुछ करने की प्रेरणा देता है, और जबकि जो मौलिक अधिकार होता है वह भी राज्य के नागरिकों के हितों के लिए ही वह मौलिक अधिकार लाया गया है, तो वह एक दूसरे के पूरक हैं, यह इसका पर्याप्त आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में देखिए, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। तो कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित किसमें है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक अधिकारों के अध्ययन में, संविधान के 7वें सूची में, संविधान के प्रस्तावना में। तो कल्याणकारी राज्य का निर्देश वह वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। कैसे है उसका हम लोग देखते हैं। कहा कि जब नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में संविधान में उल्लेख किया गया था तो वह कहा गया था कि यह शासन के मूलभूत अधिकार है, इन सभी निर्देशों का पालन करके ही राज्य की जनता को आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाया जा सकता है। इन निर्देशक तत्वों के अनुपालन के पश्चात भारत न केवल लोकतांत्रिक होगा बल्कि नागरिकों के लिए कल्याणकारी भी होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कल्याणकारी राज्य का निर्देश आदर्श वर्णित है किसमें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में।
नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में देखा जाए, नीति निर्देशक तत्व को कार्यान्वयन करने के लिए क्या मूल अधिकार का हनन हो सकता है? तो ऑप्शन है हाँ, बी में कुछ नहीं, सी में है नहीं, विवादास्पद। तो क्या करा कि नीति निर्देशक को क्रियान्वयन करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो कुछ का हो सकता है। कैसे कुछ का हो सकता है मूल अधिकारों का हनन? अब आप क्वेश्चंस उठाइए। सबसे पहला, जब पहला संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में होता है, वह क्यों होता है आपको मालूम है? अगर मालूम नहीं है तो चंपाकरम कर हम पीछे घटना उसकी हम किए थे वहाँ पर इसकी चर्चा। तो देखिए क्या होता है, थोड़ा समझिएगा। चंपाकरम दोराय राजन बना मद्रास। जो चंपाकरम दोराय राजन एक ब्राह्मण महिला रहती है, वह क्या करती है, मद्रास सरकार के विरुद्ध 1951 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता के बाद एक याचिका दायर करती है। क्या होता है, कुछ समय पहले जो मद्रास प्रेसिडेंसी होता है, वह वहाँ पर अनुसूचित जातियों के लिए मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या करता है, वह उसको मतलब आरक्षण प्रदान करता है। तो इसके विरुद्ध जो कौन थी 1951 ईस्वी में, कौन, चंपाकरम दोराय राजन सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करती है। याचिका किसके विरुद्ध? 16 के 2 के विरुद्ध। 16 में अब क्या है, तो आपको मालूम होगा कि 16 में क्या है, जिसमें बात किया गया है लोक नियोजन में सभी को समान अवसर की बात किया गया है। तो इसी के विरुद्ध वो क्या करती है, न्यायालय में यह इसके विरुद्ध याचिका दायर करती है। तब न्यायालय इसको क्या करता है, इसे असंवैधानिक घोषित कर देता है। तो 16 के 2 में इसमें स्पष्ट कहा गया था कि राज्य के अधीन जो भी नियुक्ति और रोजगार में किसी भी नागरिक के साथ केवल जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव तथा निवास के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यही बहुत चैलेंज की थी कि जब नहीं किया जाएगा जाति, धर्म, लिंग के स्थान पर, तो कैसे उसको वहाँ पर आरक्षित सीट मिल गया। तब क्या होता है कि उसको न्यायालय असंवैधानिक घोषित करता है। तब क्या होता है, 1951 ईस्वी में प्रथम संविधान संशोधन होता है। किनके द्वारा? जो यहाँ पर संविधान सभा के सदस्य होते हैं, जो जिसमें तो भारत आज़ादी हो जाता है, तो प्रथम संविधान संशोधन कर वहीं पर कुछ अत्यंत पिछड़े जाति, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए क्या किया जाता है, अलग से सीट का प्रावधान किया जाता है। तो यह कह सकते हैं ना कि मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है। तो कुछ में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से नीति निर्देशक तत्वों का योगदान करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हुआ। उसमें से और क्या हम लोगों ने देखा, तो मूल अधिकार 16 के 2 था, जिसका नीति निर्देशक तत्वों को पालन करने के लिए हनन हुआ। तो नीति निर्देशक तत्व में क्या बात किया गया, इसमें बात किया गया सभी को संसाधनों का उचित वितरण। और आपको मालूम होगा जैसे ही भारत आज़ाद हुआ था तो उसमें वादा भी किया गया था सरकार के द्वारा कि क्या होगा, किसानों को न्याय मिलेगा, जो बंधुआ मजदूर हैं उनको मुक्त किया जाएगा, उनको ज़मीन दिया जाएगा। तो इस प्रकार को नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वयन करने के लिए उस समय क्या किया गया, उसका हनन किया गया कुछ में। उसके बाद संपत्ति का अधिकार में देखिए क्या हुआ, संपत्ति के अधिकार में क्या किया गया, 66वें संविधान संशोधन द्वारा उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो कानूनी अधिकार क्यों बनाया गया, क्योंकि सरकार क्या कर सकता है, अगर लोक नियोजन सार्वजनिक कार्य के लिए अगर जमीन को लेती है और उसके विरुद्ध में वो क्या करती है, मुआवजा देती है, तो वह मान्य होगा, मतलब वह लिया जाएगा, उसके विरुद्ध आप न्यायालय में नहीं जा सकते। तो संसाधनों का उचित वितरण और उचित बंटवारा के अनुसार ही ये ऐसा प्रावधान लिया गया। तो हम कह सकते हैं कुछ का इसका पर्याप्त आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में देखिए, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। किस में सन्निहित है, वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस में बात किया गया, अनुच्छेद 51 में स्पष्ट कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को प्रोत्साहन की बात की गई है। नेक्स्ट 19 में देखिए, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन के संविधान को सुनिश्चित किया गया। तो किस में किया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई। खासकर इसमें 39 में कहा गया, उसमें संसाधनों का उचित वितरण, समान कार्य के लिए समान वेतन, वही 39 के में स्पष्ट किया गया है। और 39 के क में क्या है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक व्यवस्था। यही विधिक व्यवस्था को 42वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। हम आपको बता रहे हैं जिसमें वो समान कार्य के लिए समान वेतन जो अनुच्छेद में, उसी में से क में उसमें भी बात किया गया। नेक्स्ट देखिए 20 में, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है। अब पार्थक्य का मतलब ही होता है अलग करना। तो बताइए भारतीय संविधान के किस भागों में से न्यायपालिका और कार्यपालिका के अलग का प्रावधान किया गया। तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में न्यायपालिका और कार्यपालिका कैसे, इसका हम लोगों ने अभी देखा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका
नीति निदेशक सिद्धांत में जिस प्रकार से नीति निदेशक सिद्धांतों 42वां संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया गया था, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अगर राज्य की नीति निदेशक तत्वों को लागू करने में मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो वह मान्य नहीं होगा। जबकि इसी के विरुद्ध में फिर 1980 ईस्वी में 76 में इंदिरा गांधी की सरकार रहती है। 1980 में वही न्यायालय क्या करता है, उसे असंवैधानिक घोषित कर देता है कि आप क्या कर सकते हैं, मूल अधिकारों का हनन संक्षिप्त नहीं कर सकते। वह मिनर्वा मिल्स में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं राज्य के कार्यपालिका में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पार्थक्य का प्रावधान हुआ। कुछ ऐसे चीज़ केस हुए हैं, कुछ ऐसे मामले आए हैं जिसमें यह चीज़ देखने को मिला है। उसके बाद संपत्ति का अधिकार में, उसमें भी हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के पार्थक्य का प्रावधान। पहले क्या होता है, संपत्ति को लेकर पहले होता है 1967 ईस्वी में गोलकनाथ पंजाब, जिसमें गोलकनाथ के पास 500 एकड़ ज़मीन होती है, जिसमें सरकार वो ज़मीन ले लेती है, मात्र 30 एकड़ के लिए उसको रहने देती है। उसके विरुद्ध में वो जाते हैं कहाँ, मूल अधिकारों के विरोध में याचिका दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद वहाँ पर वह क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट उसके विरुद्ध न्याय सुनाता है कि आप क्या कर सकते हैं कि मौलिक अधिकारों में हनन नहीं कर सकते, यानी उसका संशोधन आप नहीं कर सकते। फिर वही केशवानंद भारती होता है जिसमें यह देखने को मिलता है कि आप संविधान का संशोधन कर सकते हैं लेकिन मौलिक अधिकारों को संक्षिप्त नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार न्यायपालिका और कार्यपालिका के क्या करता है, राज्य की नीति निदेशक तत्व पार्थक्य ने अलग अलग करने का काम किया है कि किस प्रकार से एक तरफ न्यायपालिका का योगदान अलग किया, एक तरफ कार्यपालिका का किया, जिसमें आपको संपत्ति का अधिकार तथा 42वां संविधान संशोधन जो एक बार क्या कर दिया गया, राज्य की नीति निदेशक तत्व को मान्यता दिया गया, फिर उसको हटा दिया गया। फिर जो पहले मौलिक अधिकार था उसे क्या कर दिया गया, राज्य की नीति निदेशक तत्व को पालन करने हेतु कि जो ज़मीन होगा अगर सरकार उसको लेगी तो सार्वजनिक हित के लिए अगर लेती है, अगर वो जो मुआवजा देती है वो आप उसको रखना होगा और उसके विरुद्ध आप न्यायालय में नहीं जा सकते। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका पर्याप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में भारतीय संविधान में राज्य की नीति निदेशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है। तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष की स्थापना, सरकार के स्वेच्छाकारी आचरण को रोकने, सरकार को विकास में अवसर प्रदान करने। तो क्या करना, नीति निदेशक तत्व को राज्य के कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य से क्या किया गया है, इसका नीति निदेशक तत्व के सिद्धांत को लाया गया है, जिसमें से जो संविधान के निर्माता थे वह क्या होते थे, राज्य के नीति निदेशक तत्व को इसलिए शामिल किया ताकि वह इसको क्या करना चाहते थे, जैसा वो चाहते थे वो भविष्य में वैसा भारत हो, उसे देखने के लिए, मतलब भविष्य को देखना चाहते थे राज्य की नीति निदेशक तत्व के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 में कह रहा है कि मूलभूत में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है। तो लोक कल्याण की संकल्पना किस में की गई, प्रस्तावना में, तीसरी अनुसूची में, तीसरी संविधान के तीसरी अनुसूची में, दोनों तो वही है तीसरी राज्य की नीति निदेशक तत्व में। तो लोक कल्याण की संकल्पना किस में बात की गई है, वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बात की गई। कैसे, तो हम लोगों ने देखा था कि जो नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में संविधान में उल्लेख है कि शासन के मूलभूत आधार हैं कौन, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इन सभी निर्देशों का पालन करके ही राज्य की जनता को आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाया जा सकता है। इन निर्देशक तत्वों के अनुपालन के पश्चात भारत केवल ना ही लोकतांत्रिक होगा बल्कि नागरिकों के लिए कल्याणकारी भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि लोक कल्याण की संकल्पना की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में देखिएगा, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान कर सकेगा। तो वह आर्थिक न्याय कौन प्रदान कर सकेगा, वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रदान करेगा। अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में जो संविधान में उल्लेख है कि ये शासन के मूलभूत आधार हैं, इन निर्देशों का पालन करके ही राज्य की जनता को क्या किया जा सकता है, आर्थिक तथा सामाजिक न्याय दिलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 में, 24 के बाद 24 में कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, यह अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात की गई है। 14 वर्ष से कम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, यह किस में की गई है, 14 वर्ष से कम। तो 14 वर्ष से कम निःशुल्क की शिक्षा, चलिए इसको रहने दिए, आगे बढ़िए। गोवध निषेध, तो गोवध निषेध किस में बात किया गया है, यह बात किया गया अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है, कृषि, पशुपालन तथा दुधारू पशु के संरक्षण की बात की गई है।
उसके बाद है निजी संपत्ति की समाप्ति। 14 वर्ष से बच्चों के लिए निःशुल्क से बच्चा, यह बात किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कि जो क्या होगा, राज्य अपने समर्थता के अनुसार इसको लागू करेगा। जो 6 वर्ष पहले तो 6 वर्ष था, तो 6 वर्ष वाला उसको 6वां संविधान संशोधन 2002 के तहत उसको मौलिक अधिकार में कर दिया गया। फिर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा राज्य अपने अनुसार करवाएगी, यह लाया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका नहीं होगा। और बाकी एक, बी और सी, यह तीनों राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत है। निजी संपत्ति की समाप्ति, इसको तो कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 में करा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं? पहला है वैज्ञानिक मनोभाव का विकास। चलिए इसको रहने दीजिए, आगे पढ़ते हैं। पोषाहार के स्तर को उठाना, तो पोषाहार के स्तर को उठाना कौन सा अनुच्छेद में बात किया गया? यह अनुच्छेद 47 में कहा गया है। पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचाई उठाने के लिए जो सरकार कार्य करेगा, तथा उसी में है कमजोर श्रेणी के आर्थिक हितों को बढ़ाना। तो यह किस में बात की? अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति तथा दुर्लभ जो भी जाति हैं उनकी शिक्षा तथा आर्थिक हित की बात करेगा। कार्यपालिका न्यायपालिका को अलग रखने की बात, यह अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया जाएगा। लोक सेवाओं के कार्य के लिए इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाया जाएगा। तो बी, सी, डी यह सभी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आते हैं, लेकिन वैज्ञानिक मनोभाव का विकास ऐसी कोई चर्चा नहीं की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो ऑप्शन नंबर ए पर्याप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या क्या है? धर्म की स्वतंत्रता, यह तो मौलिक अधिकार में है। सी में पढ़ें आने जाने की स्वतंत्रता, यह भी मौलिक अधिकार में। बताइए आने जाने की, भारत में आवागमन की स्वतंत्रता कौन से? अनुच्छेद 19 के 5 में है, यानी 19 का 1 का सी कहिए। कुटीर उद्योग की प्रोत्साहन, तो कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन, चलिए इसको रहने दें। अस्पृश्यता का उन्मूलन, यह अनुच्छेद 17 में। ये तीनों मौलिक अधिकार में, जबकि कुटीर उद्योग की बात कौन सा अनुच्छेद में किया गया? यह बात किया गया अनुच्छेद, ये देखिए कौन सा है, ध्यान से निकल गया। कुटीर उद्योग, हाँ 42 के बाद 43 में निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 में क्या है? 27 में कह रहा है कि किसी नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रायः समाजवादी माना जाता है। तो किसको माना जाता है? ग्राम पंचायतों की स्थापना, गोवध पर प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, आय की असमानताओं को कम करना। पहले देखिए करा नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों को समाजवादी माना जाता है। पहले हम समझते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्गीकरण मुख्यतः 3 भागों में किया गया। कौन कौन 3 भागों में किया गया? पहला है समाजवादी सिद्धांत के आधार पर, दूसरा है उदारवादी सिद्धांत के आधार पर, और तीसरा है गांधीवादी सिद्धांत के आधार पर। तो इस 3 आधार के आधार पर नीति निर्देशक तत्वों का क्या किया गया? वर्गीकरण किया गया। तो ध्यान में रखेंगे कौन कौन सा है 3 वर्गीकरण किया गया? समाजवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत और गांधीवादी सिद्धांत। अब करा कि समाजवादी माना गया। कौन सा समाजवादी सिद्धांत है? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना, यह अनुच्छेद 40 में बात किया गया, यह गांधीवादी सिद्धांत पर है। गोवध का प्रतिबंध, अब बताइए गोवध का प्रतिबंध की बात किस में की गई है? तो अभी हम लोगों ने देखा था अनुच्छेद 48 में बात किया गया कृषि पशुपालन एवं दुधारू पशु के संरक्षण। तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। यह किस में हो जाएगा? अनुच्छेद 48, यह हो जाएगा उदारवादी सिद्धांत में। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का प्रोत्साहन, तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात किस में की गई है? अनुच्छेद 51 में की गई है। तो यह हो जाएगा उदारवादी, क्योंकि शांति एवं सुरक्षा वह उदार का ही प्रतीक है ना। उदारवादी, लड़ाई झगड़ा नहीं, खून खराबा नहीं होना चाहिए। डी में आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास, तो यह है समाजवादी सिद्धांत, आय के असमानताओं को कम करने का प्रयास। यह किस में किया गया? अनुच्छेद 38 में बात किया गया। अब बताइए आपके माइंड में उठा 38 में क्या है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात किया गया है, तथा 38 के 2 में कहा गया है, क्या कहा गया? आय की असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। तो यही हो जाएगा समाजवादी आधार पर। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए समाजवादी आधार पर कौन कौन सा अनुच्छेद है, थोड़ा हम आपको बता देते हैं। 38, 39, 42, 43 कौन कौन है? 38 है, 39 है और 42 है, ये 43 है। ये सभी आते हैं किस में? समाजवादी सिद्धांत में। अब पूछ रहा माइंड में उठा 38 क्यों? तो 38 क्या कहता है? 38 वही कर रहा है ना, जैसे 38 में हम लोगों ने देखा कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था, यानी
जो सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात करता है। 39 में क्या कहता है, संसाधनों का उचित वितरण हो तथा समान कार्य के लिए समान हो। 42 में क्या कहता है कि कार्य न्याय संगत होना चाहिए, मानवीय दशा होना चाहिए, यानी जहाँ पर मानव काम कर रहा हो वहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए कि जो मानवीय दशा लायक सही हो, यानी न्याय संगत है, वो मनोविचित दशाएँ हों। तो इस प्रकार से 43 में क्या कहा था, 43 में वही कहा है कि उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों को भाग लेना, यानी निर्वाह मजदूरी कुटीर उद्योग की व्यवस्था, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 में, निम्नलिखित निर्देश सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत करते हैं। अभी इसकी चर्चा किए थे ना कि नीति निर्देशक तत्वों के ये सिद्धांतों का जो वर्गीकरण है वह 3 भागों पर किया गया है। कौन कौन, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत। अब आ गया गांधीवादी सिद्धांत। तो गांधीवादी सिद्धांत पर कौन कौन होगा, श्रमिक और बच्चों का संरक्षण। अब बताइए श्रमिक और बच्चों का संरक्षण किस में बात की गई है। अब बच्चों का जो संरक्षण है इसमें हम लोगों ने देखा था अनुच्छेद 45 के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। और श्रमिकों से रिलेटेड क्या किया गया था, जिसमें कार्य न्याय संगत हो, मानवीय दशा हो। आप कह सकते हैं श्रमिकों से रिलेटेड किस में बात किया गया है, वही बात किया गया है ये 43 के क में बात किया गया है कि जिसमें उद्योगों के प्रबंधक में कामगारों के रूप में, तो ये हो जाएगा। तो 43 यह हो जाएगा, तो सामाजिक वाला हो जाएगा। उसके बाद बी में स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों के संगठन के बाद अनुच्छेद 40 में क्या गया, गांधीवादी विचार हो गया। तो यह हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे पढ़िए, पुरुष एवं महिलाओं के लिए समान कार्य। अब समान कार्य की बात किस में कहा गया, 39 में कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, यानी पुरुष और महिलाओं को वही समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया जाएगा। तथा उसी का जिसमें 39 में यह बात किया गया, उसी के 39 के क में यह कहा गया है कि क्या होगा, साथ में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की भी व्यवस्था की जाएगी। और ऐसी जो विधिक व्यवस्था है, ये कौन सा विधिक, निःशुल्क विधिक व्यवस्था, इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था। ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 में, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है। तो नीति निर्देशक तत्व का महत्व बताइए, नागरिक के लिए कि राज्य के लिए कि समाज के लिए कि संघ के लिए। इसका प्रश्न का जवाब थोड़ा सोचकर दीजिएगा, हड़बड़ाहट में दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। अब इसका सही जवाब आपके माइंड में उठा, नागरिक पर भी लागू होता है, समाज पर भी लागू होता है, सही बात है, राज्य पे भी से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य। कि नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है, राज्य पर है। संघ क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देखे थे ना जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय कहा गया था कि जो क्या है, देश की स्वतंत्रता नवजात स्थिति में थी। ऐसे में राज्य के पास इन विस्तृत नीतिगत तत्व को लागू करने का योग्य प्रशासनिक और आर्थिक संसाधनों का अभाव था। इसके लिए वह नीति निर्देशक तत्व को राज्यों के ऊपर सौंप दिया गया कि वह अपनी सामर्थ्यता के अनुसार वह जैसे जैसे वह सामर्थ्य होगा वह उसको क्या करेंगे, लागू करेंगे। और यही क्या किया गया, जो नीति निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन हेतु किसी सरकार द्वारा की गई पहल संबंधित सरकार की प्रगतिशीलता को दर्शाएगा। तो राज्य इसका सही जवाब। इसी राज्य में समाज भी आते हैं और इसी समाज में नागरिक भी रहते हैं। तो इस तीनों में से तो पर्याप्त राज्य है, अगर राज्य नहीं होता तो आप समाज मार सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 में, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। तो भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू, वह है गोवा। अब आपके माइंड में सबसे बड़ी बात है समझना कि समान नागरिक संहिता होता है क्या। तो देखिए समान नागरिक संहिता का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जन्म स्थान, उद्भव और निवास के आधार पर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करना, यही होता है समान नागरिक संहिता। मतलब कहने का मतलब ये तो ये हो गया, ये जन्म स्थान और भेदभाव, ये तो हो गया, वो हो गया ये 16 के थ्रू अथी हो गया, 15 में हो गया वो मौलिक अधिकार। मतलब समान नागरिक संहिता के मतलब होता है कि धर्म और वर्ग आदि से ऊपर उठकर पूरे देश में एक समान कानून लागू करना। यही जो होता है, यही लागू जो जब यह लागू हो जाता है तो पूरे देश में शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसी सामाजिक मुद्दे सभी एक समान कानून के अंतर्गत आ जाते हैं। इसमें धर्म के आधार पर अलग अलग कोर्ट की व्यवस्था नहीं की जाती है। तो यह होता है समान नागरिक संहिता। यानी कहने का मतलब है कि धर्म, वर्ग आदि से ऊपर उठकर जो पूरे देश या पूरे राज्य के लिए एक समान कानून लागू होता है, यही कहलाता है समान नागरिक संहिता। इसके अंतर्गत क्या होता है, शादी
मतलब जो शादी का होगा, तलाक, उत्तराधिकारी और गोद लेने जैसी जितने भी सामाजिक मुद्दे होंगे वह एक समान कानून के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें धार्मिक के आधार पर अलग अलग कोर्ट की व्यवस्था नहीं की जाएगी। यही है धार्मिक समान नागरिक संहिता, यानी सभी नागरिकों के लिए समान ना ही धर्म के आधार पर अलग कोर्ट की व्यवस्था होगी। तो यह मात्र एक गोवा ऐसा राज्य है जहाँ पर समान नागरिक संहिता की बात की गई। अनुच्छेद 44 में इसका बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की आशा करता है? तो वह कौन सा है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। तो कौन सा अनुच्छेद में बात किया गया? यह अनुच्छेद 45 में बात किया गया है। पहले क्या था? 6 वर्ष, तो उसको मौलिक अधिकार बना दिया और 14 वर्ष तक के राज्य में रख गया, उसको नीति निदेशक तत्व कर दिया। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? कह रहा है किस प्रकार से भिन्न है? कह रहा ऑप्शन ए में पूर्वोत्तर केंद्र सरकार के लिए एवं उपरोक्त राज्य के लिए। कह रहा है कि पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए और उपरोक्त राज्य सरकार के लिए। चलिए आगे बढ़िए। पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है। तो ऐसा तो थोड़े है कि राज्य के नीति निदेशक तो पहले संविधान का था अब नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अब पहले भी था अभी भी है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है, ऐसा भी नहीं है। मूल अधिकार परिवर्तनीय नहीं है ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया है। हाँ, मूल अधिकार ऐसा जरूर है कि यह क्या है, इसके विरुद्ध आप न्यायालय में जा सकते हैं। इसको क्या किया सकता है? इसको संक्षेप नहीं किया जा सकता, इसको कटाव नहीं किया जा सकता है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये अधिकार जरूर है। तो यह कहने का मतलब कह रहा है राज्य के निश्चित सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 32 का? तो 32 का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आप इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए क्या होना चाहिए कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 में, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दिशा में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के मूल अधिकार पर वरीयता प्रदान करता है? तो वह कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? वह संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन वह इंदिरा गांधी की सरकार में 1972 में होती है। जब यह 42वां संविधान संशोधन होता है, इसमें क्या कहा जाता है? इसमें कह दिया जाता है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत किसी भी नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने में किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह मान्य नहीं होगा। जबकि इसी के विरुद्ध उसी 42वां संविधान संशोधन 1980 में मिनर्वा मिल्स के विरुद्ध इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो इसका सही जवाब 42वां ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 में, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है कल्याणकारी राज्य की स्थापना? 36, 38, 39, 51। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 38 में क्या किया गया? कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है। तो 36 में क्या किया गया? उसमें राज्य की परिभाषा के बारे में बात की गई है। और 39 में क्या किया गया? 39 में बात किया गया है 49 है ना, इसमें राष्ट्रीय महत्व एवं स्मारक की बात की गई है। संस्थाओं के संरक्षण की बात की। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात की गई है। तो इसी में कल्याणकारी राज्य जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समान न्याय निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया था? अभी हम लोग चर्चा किए थे कि 39 का ए में। 39 में क्या किया गया? समान कार्य के लिए समान वेतन की आवश्यकता की गई, यानी संसाधनों का उचित वितरण। और 39 के क में कहा गया कि समान न्याय तथा निःशुल्क विधि सहायता, यानी फ्री लीगल एड, इसी को कहते हैं फ्री लीगल एड। यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। कौन? निःशुल्क विधि सहायता, यह ध्यान में रखेंगे। 39 और 39 के ए में क्या करा है कि जो संसाधनों का है वह उचित वितरण किया जाएगा। ऐसा नहीं कि संसाधन इस प्रकार से वितरण किया जाए कि किसी के पास ज़्यादा पहुंच जाए, उसी के पास कम पहुंचे, तो वह समान रूप से उसका वितरण किया जाएगा सामर्थ्यता के अनुसार। उसके बाद सामान्य कार्य के लिए, यानी जिस कार्य के लिए पुरुष को वो वेतन मिलता है, अगर वही काम महिला कर दे तो उसके लिए भी वो समान वेतन मिलेगा। तो समान कार्य के लिए 39 में कहा गया। लेकिन समान न्याय और निःशुल्क विधि व्यवस्था के लिए 39 में ग्राम पंचायतों की स्थापना, 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई है। तो समान नागरिक संहिता क्या होता है? यानी जो धर्म जाति के आधार पर इससे ऊपर उठकर जो सभी, यानी पूरे देश में एक समान कानून लागू करने को क्या कहते हैं? समान नागरिक संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 में, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का आदेश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 40 देता है। अनुच्छेद 32 क्या? यह तो मौलिक अधिकार में था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार था। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? अनुच्छेद 48 क्या कहता है? ये दुधारू पशु जिसमें कौन कौन आ जाते हैं?
अनुच्छेद 48 के तहत आ जाता है कृषि पशुपालन दुधारू पशु का संरक्षण आ जाता है, और 48 के क में क्या आ जाता है, पर्यावरण के संरक्षण से बात की जाती है। तो ध्यान में रखेंगे 48 में क्या है, 48 में है कृषि पशुपालन दुधारू पशु की बात, 48 के क में पर्यावरण संरक्षण की बात, 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात की जाती है। 37 में कहा गया भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कौन से में कहेगी। देखिए किस अनुच्छेद में समान सिविल संहिता की बात की गई है, अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता की बात की गई है। समान सिविल संहिता है क्या, दूसरे शब्दों में आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, जो सभी पंथों के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग सिविल कानून ना होकर समान नागरिक संहिता का क्या होता है, मूल भावना होता है। यानी जिसके अंतर्गत जो आने वाले कौन कौन सा है, जैसे व्यक्तिगत स्तर का कानून हो गया, संपत्ति के अधिग्रहण, संचालक का अधिकार, विवाह, तलाक और गोद लेना, ये सभी मामले का जो है अलग अलग धर्मों के अनुसार अलग अलग कोर्ट में ना कर एक ही कोर्ट में किया जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्या हमने बताया, समान सिविल संहिता का मतलब कि सभी पंथों के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता ही है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग सिविल कानून ना होकर समान नागरिक संहिता होना, यानी एक समान होना, जिसमें कौन कौन सा आएगा, जिसमें व्यक्तिगत मामला आएगा, व्यक्तिगत स्तर का, संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। तो यह मात्र एक देश जो राज्य है वह कौन सा है, गोवा है, जो जहाँ पर समान नागरिक संहिता है। यानी वहाँ पर किसी भी धर्म का अगर तलाक होता हो तो उसके लिए एक ही कोर्ट है, ऐसा नहीं कि उसके लिए जो मुस्लिम का सुनवाई हुआ तो उसके लिए अलग बना हुआ है, फिर अलग धर्म के लिए अलग से बना हुआ है। तो यह ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 में 38 में 37 के बाद 38 में कह रहा है, 38 में संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख किया गया है। तो न्यायपालिका से पृथककरण का उल्लेख अनुच्छेद 50 में किया गया है। अब अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 50 में कहा गया है राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा। किसमें, राज्य लोक सेवाओं में। तो ऑप्शन नंबर 40 हो जाएगा। 45 में क्या है, 45 में कहा गया है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। 46 में क्या कहा गया, अनुसूचित जाति जनजाति तथा दुर्लभ वर्गों की शिक्षा तथा अर्थ संबंधी का प्रावधान किया गया है। 58 ये तो है ही नहीं राज्य के नीति तत्व में। 39 में है 39 में नीति निर्देशक 39 में है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन से है। तो वह अनुच्छेद 51 में बात किया गया है। अब 48 भी है, तो 48 में क्या कहा गया, 48 में बात किया गया है पर्यावरण संरक्षण की 48 के ए में, तथा 48 में कृषि पशुपालन तथा दुधारू पशु की बात की गई। उसी के 38 में पर्यावरण संबंधी सुरक्षा की बात की गई है। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है, 52 तो बाहर है नीति निर्देशक तत्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में देखिए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई। तो कौन सा अनुच्छेद कहता है निम्न दुर्बल, अभी चर्चा किए थे ना कि अनुच्छेद किसके द्वारा, 46 के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति तथा दुर्लभ वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 46 में। वहीं 45 में 6 वर्ष से कम आयु के लिए शिक्षा की व्यवस्था, यानी अब तो 14 वर्ष कर दिया, वो 6 वर्ष वाला मौलिक अधिकार बन गया। तो ध्यान में रखेंगे क्या हो गया, 6 वाले को 21 के कम में उधर जोड़ दिया गया, जो 6 वर्ष से कम वर्ष बच्चों के लिए आयु की शिक्षा था उसको मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया, और 14 वर्ष से कम आयु तक के लिए बच्चों की शिक्षा के लिए वो प्राइमरी स्कूल में शिक्षा देना सरकार का कर्तव्य बनाया गया और मौलिक अधिकार में राज्य के निर्देशक तत्व में रखा गया। और 47 में कहा गया, 47 में हम लोगों ने देखा कि पोषाहार स्तर तथा जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कार्य करेगा। और 48 में कहा गया, कृषि पशुपालन दुधारू पशु से संबंधित संरक्षण की बात की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 में देखिए, 41 में कह रहा काम करने के अधिकार को राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किस अनुच्छेद के अंतर्गत में रखा गया है। यानी काम करने के अधिकार, तो काम करने के अधिकार को कौन सा अनुच्छेद में रखा गया। अब इसका देखिए अनुच्छेद 41 में, इस अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में काम शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार है। कौन कौन से दशा में, कुछ दशाओं में, यानी कहने का मतलब राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने,
बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता आदि की दशाओं में लोक सहायता पाने की अधिकार को प्राप्त करने के प्रभावी उपबंध करेगा ये राज्य सरकार है। यानी वह अपना सामर्थ्यता के अनुसार, जैसे जैसे वो सामर्थ्य होगा तो वह क्या करेगा, जो उसके भीतर जो भी सीमाओं के भीतर जो भी आते हैं, शिक्षा पाने, बेरोजगारी, बीमारी आदि दशाओं में सहायता पाने, काम पाने का अधिकार दिया जाएगा। और 18 क्या है, 18 तो आपको मालूम होगा, यह है मौलिक अधिकार से संबंधित है। उपाधियों का अंत। 21 में क्या है, प्राणियों दैहिक स्वतंत्रता, ये भी मौलिक अधिकार से। और अनुच्छेद 46 बचा। तो 46 में क्या है, 45 के बाद 46 है। 46 में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा दुर्लभ जो वर्गों के शिक्षा और जो उसके उपबंध की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में देखिए, सूची 1 का सूची 2 से सम्मिलित करिए। सूची 1 में क्या है, सूची 1 में संविधान का अनुच्छेद है, सूची 2 में विषय है। अब बताइए अनुच्छेद 40 में क्या क्या है। ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई है। अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि कौन कौन सा, यह हो गया कृषि, पशुपालन तथा दुधारू पशु के संरक्षण की बात की गई। वही 48 का ए में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। कौन कौन सा, ऑप्शन एक में दिया कि एक में दिया मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध। अब आप ध्यान करिए कि मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम की बात किस में की गई, वह मौलिक अधिकार में बात की गई। शोषण के विरुद्ध जो 23 और 24 में आते हैं, 23 में है क्या है, मानव व्यापार नहीं कर सकते हैं, वही है मानव के शोषण नहीं कर सकते हैं, दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। 24 में 14 वर्ष से कम आयु को किसी कारखाना में नहीं आप लगा सकते हैं, शोषण नहीं कर सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है मादक पेय एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों के भिन्न भिन्न प्रतिषेध पर निषेध। तो अनुच्छेद, अब बताइए यह किस में बात की गई है, यह बात किया गया अनुच्छेद 47 में। अनुच्छेद 47 में क्या कहा गया कि मद्य निषेध, पोषाहार तथा स्वास्थ्य के लिए यह राज्य सरकार अपना क्या करेगी, सामर्थ्यता के अनुसार वो इसको नागरिकों को सुविधा दिलाएगी। तो ऑप्शन केवल 2 हो जाएगा। कभी कभी मद्य निषेध भी पूछ दिया जाएगा, तो इसी में 47 में ही आएगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट 44 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है। कौन सा उद्देश्य नहीं है, पहले हम लोगों ने देखा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय उपलब्ध कराना। वह सामाजिक तथा आर्थिक न्याय उपलब्ध कराने के आधार पर वह केवल लोकतांत्रिक राज्य को स्थापित ना करना है, साथ साथ में कल्याणकारी राज्य की भी स्थापना करने का उद्देश्य है, ये उसका भावना था। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना यह तो उसका उद्देश्य था ही, सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना यह तो था ही। नेक्स्ट देखिए सी में क्या कर रहा है, सी में क्या है, सी में कर अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, यह अनुच्छेद 51 में स्पष्ट है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, यह बात कहीं नहीं कहा गया कि धार्मिक राज्य बना देना है धर्म के आधार पर, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में देखिए, निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है, आप बताइए कि मद्य निषेध। अब मद्य निषेध की बात किस में की गई है, अनुच्छेद 47 में। पोषाहार स्तर तथा जीवन स्तर को सही करने की बात की गई है। काम का अधिकार, काम का अधिकार अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार। समान कार्य के लिए समान वेतन, यह 39 में कहा गया है। 39 के क में समान विधिक सहायता की भी बात की गई, फ्री लीगल एड की भी बात की गई। सूचना का अधिकार, बताइए सूचना का अधिकार यह क्या है, यह वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह मूल अधिकार का वाक्य है ना, सूचना का अधिकार, जिसमें हम लोगों ने देखा था वाक्य अभिव्यक्ति के तहत आप क्या कर सकते हैं, लिखकर, छापकर, बोलकर, इस तरह से माध्यम से आप अपना स्वतंत्रता ले सकते हैं। तो डी इसका आंसर होगा, जो नीति निर्देशक में नहीं है। 46 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान 42वें संविधान संशोधन नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया है। कौन नहीं जोड़ा गया, शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा। चलिए इसको रहने दीजिए कि शोषण और युवाओं, बच्चों की सुरक्षा, हाँ बच्चों की सुरक्षा की बात हुई थी 45 में, लेकिन आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, यह बात किया गया, अभी चर्चा किए थे ना कि समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी व्यवस्था, फ्री लीगल एड की व्यवस्था, यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया, जो 39 के क में शामिल है। तो यह होगा सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। तो आचार संहिता की तो बात नहीं हुई ना, समान नागरिक संहिता की बात हुई है ना 44 में। तो आचार संहिता तो गलत अर्थ का शब्द का प्रयोग किया, यही रहता समान नागरिक संहिता, तो वह प्रश्न सही होता। तो चलिए सी तो गलत बिल्कुल हो गया।
उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, तो यह भी बात किया गया है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी कौन सा अनुच्छेद में बात किया गया है? 43 के क में बात किया गया है। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों को भाग लेना है, जो आप किस में पढ़ेंगे, समाजवादी सिद्धांत में भी हुआ जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 46 का सही जवाब यही हो जाएगा, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। एक को हम लोग छोड़े थे, शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा की बात। तो यह क्या किया गया है, किस में बात किया गया है? हाँ, ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो वो मौलिक अधिनियम में जोड़ा गया। इसमें तो ऐसा नहीं है ना, हाँ, नीति निषेध तत्व में है ना, तो ये तो नीति निषेध तत्व में नहीं जोड़ा गया। तो ये समान नागरिकों के लिए समान आचार संहिता ही इसका पर्याप्त आंसर होगा। अब एक क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको नीति निषेध तत्व में जोड़ा ही नहीं गया है। उसको भी शोषण और युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, हाँ, बच्चों की सुरक्षा की बात की गई है, लेकिन 42वां संविधान संशोधन में नहीं, वो 46वां में बच्चों वाला को हटाकर वो कर दिया गया। तो इसका पर्याप्त आंसर सी ही होगा। अगर आपके माइंड में कुछ उठ रहा होगा तो आप इसका सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 47 में, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, किसके द्वारा कि कल्याणकारी राज्य का विचार है? तो वह नीति निदेशक सिद्धांतों के द्वारा। क्योंकि नीति निदेशक सिद्धांतों को जब लागू किया जाता है तो वह क्या सोचकर किया जाता है कि सामाजिक तथा आर्थिक न्याय दिलाया जा सके। इन निदेशक तत्वों का अनुपालन करने के पश्चात भारत न केवल क्या हो, लोकतांत्रिक हो, बल्कि नागरिकों के लिए कल्याणकारी भी हो, यही बात किया जाता है तो नीति निदेशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 में, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करिए। पहला है भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, यानी समान नागरिक सिविल संहिता सुरक्षित। दूसरा है ग्राम पंचायतों का संगठन। अब बताइए समान नागरिक संहिता किस कौन सा अनुच्छेद में बात किया गया? समान नागरिक संहिता हुआ अनुच्छेद 44 में बात की गई। ग्राम पंचायतों का अनुच्छेद 40 में कहा गया है। उसके बाद है 3 में, ग्रामीणों के लिए कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन या कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन 42 के बाद 43 में कहा गया है कि निर्वाह मजदूरी कुटीर उद्योग की बात की गई। 4 में, सभी कर्मचारियों के लिए यथोचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। यह क्या कहा गया है? ऐसा तो कुछ नहीं बात किया गया ना कि सभी कर्मकारों को यथोचित अवकाश एवं सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना, इसकी चर्चा नहीं हुई है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन ए में ध्यान से पढ़िएगा कि जरूर नीति निदेशक तत्व समान नागरिक संहिता की बात की गई है, तो यह सुरक्षित करने की बात नहीं किया गया, प्रयास किया गया है कि क्या करेगा, राज्य अपनी समर्था के अनुसार प्रयास करेगा। तो आप जब 44 पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ 44 में कि राज्य जो राज्य है भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर सुरक्षित की जगह प्रयास रहता तो सही इसका जवाब हो जाता। तो अब बचा कौन कौन? ग्राम पंचायतों 2 और 3। तो देखिए 2 एवं 3 कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 में है। अगर वही पहला में रहता, संरक्षित ना देकर रहता, सुरक्षित करना ना रहता, तो प्रयास करना रहता तो पर्याप्त आंसर होता। नेक्स्ट 49 में देखिए, राज्य के नीति निदेशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किया जाएगा? तो देखिए हम अभी आपको बताया ना कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों का जो वर्गीकरण है वह 3 तरह से किया गया, समाजवादी, उदारवादी तथा गांधीवादी। अब एक बार पढ़ लीजिए, समाजवादी क्यों कहा गया? क्योंकि इस सिद्धांत का मतलब जो है लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका खींचने जैसा है, जिसका लक्ष्य है सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना। और गांधीवादी किस तरह है? इसका सिद्धांत है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित योजनाओं व दर्शन को क्या करना, प्रतिनिधित्व करना। यानी गांधीवादी विचारों को, जो स्वतंत्रता के समय में वो गांधीवादी विचारों के दौरान वो योजना व दर्शन को प्रतिनिधित्व किए थे, उनके विचारों को शामिल करना। उदारवादी का मतलब उन सिद्धांतों को शामिल करना जो उदारवादी विचार से, जिसमें हम लोगों ने देखा उदारवादी विचार से कौन कौन थे? उदारवादी विचार से आज सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये सभी सब उदारवादी नेताओं से संबंधित थे। उस तरह के जो विचार था वो उदारवादी, तो इस प्रकार उपरिक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठित राज्य के नीति निदेशक तत्व का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है नीति निदेशक तत्व का? समान न्याय के लिए, समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायक, तो यह तो बात किया ही किया गया। किस में बात किया गया? 39 के क में। उसके बाद है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों तथा स्थानों के वस्तुओं का संरक्षण, यह भी बात किया गया 49 में। विधि स्वयं विधि यानी पर्सनल लॉ का संरक्षण, ऐसा तो चर्चा नहीं किया गया पर्सनल लॉ का कहीं पे नीति निदेशक में। नेक्स्ट देखिए 8 डी में,
न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, यह अनुच्छेद 50 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लोक सेवाओं के कार्य के लिए यानी राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाया जाएगा, यानी कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न ला के संरचन की बात कहीं भी रीति निषेध तत्व में शामिल नहीं किया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न था जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा किए। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। हाँ, एक प्रश्न का हमने जवाब नहीं दिया, आपसे सजेशन मांगा, कृपया आप उसे दें। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक को हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।